हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएस अड्डा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 27 जुलाई को आपका आरओ का एग्जाम है और उसके लिए अंतिम प्रहार हम करेंगे 1 से 2 दिन में। वो प्रहार होगा महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संग्रहों से क्वेश्चन होंगे और ये अलग-अलग टॉपिक्स से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत रामबाण सिद्ध होंगे। और ये नंबर बढ़ाने वाली क्लास होगी, जहाँ से जिन टॉपिक से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को इस क्लास में कवर किया गया है। आपका एक प्रकार से अच्छा रिवीजन होने वाला है इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। और दोस्तों ये हमारी क्लास जो होगी, ये सभी मिसलेनियस टॉपिक्स पर होगी। साइंस का भी होगा, इसमें ज्योग्राफी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा। सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑस्टियोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा का। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। और इथनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इथनोलॉजी में अध्ययन करते हैं विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, मतलब मछलियों की संरचना का अध्ययन किया जाता है इक्तियोलॉजी के अंतर्गत। और नेक्स्ट की बात करें, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोमोलॉजी जो है वो इसमें कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। आर्थोपीडिक्स के अंतर्गत अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। अब हम करते हैं मानव ब्लड ग्रुप का जो संक्षिप्त इतिहास है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मानव ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसने की थी? तो 1901 में कार्ल लैंडी स्टिनर ने की थी रक्त समूहों की खोज। और इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान की, जिसके आधार पर इन्होंने 4 रक्त समूहों में रक्त को वर्गीकृत किया। तो ए, बी, ए बी और ओ में। नेक्स्ट की बात करें, लैंडी स्टिनर को 1930 में शरीर क्रिया विज्ञान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था। अब हम रक्त के टाइप की बात करें तो जो पहला टाइप है ए, इसमें प्रतिजन होता है और यह बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। और बी की बात करें तो बी में प्रतिजन होता है और ये ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ए बी जो है सर्वाग्राही रक्त माना गया है, ये सबका रक्त ग्रहण कर लेता है। तो ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं और इसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। यूनिवर्सल रिसीवर मानते हैं इसे, और किसी भी प्रकार से रक्त प्राप्त कर सकता है। अब ओ वाले को क्या मानते हैं? तो सर्वदाता इसे मानते हैं। ओ जो नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है इसमें। और इसमें ए और बी प्रतिजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इसे सार्वभौमिक दाता बनाता है, किसी भी प्रकार का रक्तदान कर सकता है, लेकिन केवल ओ प्राप्त कर सकता है। ये किसी को रक्त दे सकता है, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो ये ओ वाले ही से ही रक्त ले सकता है। ये बहुत क्रिटिकल विषय होता है जाके, कि वो वाला दे तो सबको रहा है, जब इसे जरूरत पड़ रही है तो कोई नहीं दे पा रहा, सिर्फ वो वाला ही इसे ब्लड डोनेट कर पाएगा। अब हम कुछ विटामिन की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। तो जल में जो विटामिन घुलनशील हैं वो बी सी जो हैं वो जल में घुलनशील हैं। तो इनका नाम भी पूछ देता है। बी1 का क्या नाम है? थाइमीन। और बी2 का राइबोफ्लेविन। और बी3 का नियासिन। और बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल। और बी6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। बी7 बहुत बार पूछा गया, बायोटीन याद रखिएगा। और बी9 को क्या बोलते हैं? फोलेट या फोलिक अम्ल भी बोल देते हैं। बी12 को क्या बोलते हैं? कोबलामिन बोलते हैं। और विटामिन बी सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं।
अभी तो हमने जल में घुलनशील विटामिन की बात की, तो विटामिन बी और सी, बी के जितने भी विटामिन है वो जल में घुलनशील है, और सी, अब सी की, अब वसा में घुलनशील की बात करें तो ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, और बी सी जल में घुलनशील है। तो एक ही बात करें रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। डी की बात करें तो कोलेकैल्सिफेरॉल, ई की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम टेकोफेरॉल है, और के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, मेना क्विनोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक आते हैं, तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? आदि शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य। अद्वैत के मध्वाचार्य हैं, द्वैत के मध्वाचार्य, अद्वैत के आदि शंकराचार्य, और भेदा भेद या इसी को बोल देते हैं द्वैताद्वैत, इसके निम्बारकाचार्य हैं। और शुद्धाद्वैत के बल्वाचार्य, अचिंत्य भेद भेद के चैतन्य महाप्रभु हैं। नेक्स्ट, रबी और खरीफ की फसलों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलें जो है वो मानसून पर निर्भर करती हैं, उनकी फसल का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है, यानी जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर में कटाई होती है। इसमें जो फसलें आती हैं खरीफ में, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन और मूंगफली आदि जो होती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। अब हम रबी की फसलों की बात करें तो मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों यानी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, और इन्हें गर्मियों मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इनकी फसल का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। इसमें जो रबी फसलों में आती हैं वो आपकी गेहूं, जौ, सरसों, जई, चना, अलसी, ये जो आती हैं वो रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है एल नीनो। एक जो जलवायु घटना होती है एल नीनो, ये क्या होता है? ये तब होती है जब मध्य व पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से औसत से गर्म हो जाती है। यह एल नीनो दक्षिणी दोलन इंसो चक्र का हिस्सा है जो दुनिया भर में जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। वर्षा में वृद्धि, इसमें अफ्रीका के हॉर्न और दक्षिणी दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में बाढ़ आ सकती है एल नीनो से। अब सूखा की बात करें तो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में सूखा की स्थिति और भारतीय मानसून इसमें कमजोर हो जाता है। अधिक तूफान आते हैं, पूर्वी और मध्य प्रशांत क्षेत्र में अधिक तूफानों को बढ़ावा दे सकता है ये। समुद्री जीवन जो है वो, समुद्री जीवन में इससे गिरावट आती है। इसमें मछली, प्लैंकटन जैसे समुद्री जीवों की संख्या में कमी आती है एल नीनो में। अब हम अवतल लेंस की बात करें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन रहते हैं। अवतल लेंस जो है के महत्वपूर्ण तथ्य। अवतल लेंस एक प्रकार का लेंस होता है जिसमें कम से कम एक किनारा अंदर की ओर वक्रित होता है। अवतल लेंस एक दर्शक के लिए छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ये यहाँ पर ये देखिए बना हुआ है। अवतल लेंस किनारों की तुलना में बीच में ज्यादा पतला होता है, ये देखिए बीच में अधिक पतला है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। अब मैं अब निकट दृष्टि दोष पूछ दिया था, निकट दृष्टि दोष में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, तो वो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। सारा कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा। निकट, निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3, और वहीं जब हम अवतल लिखते हैं अवतल, तो अवतल में कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 और 4, ये 4 अक्षर आ रहे हैं। तो निकट जहां पर भी दिखाई दे वहां पर 3 में 4 जोड़ दीजिए, तो 3 4। और दूर दृष्टि जो होता है, दूर में ये मानिए कि 2 अक्षर हैं, 1 और 2, तो ये 2 अक्षर हैं, वहां पर 3 अक्षर बनेंगे उत्तल में। तो निकट दूर दृष्टि जो दोष जो होगा उसमें उत्तल लेंस का यूज होगा, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज होगा। आप ये जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट की बात करें, अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक जो होते हैं, मिरर में, दृष्टि दोष सुधारने में, कैमरे में, फ्लैश लाइट में और लेजर में, लेजर उपकरण में, दूरदर्शी में और पीप होल में अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस अपसारी होता है। अब उत्तल लेंस की हम बात करें तो यह लेंस प्रकाश की सीधीकरण को अवसरित करता है, और अवतल लेंस होता है ऐसा है, जो कोष्टक होता है उसकी तरह होता है। यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। हाइपर
मेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष, अभी बताया ये दूर में 2 अक्षर आ रहे हैं, अवतल में 3 आ रहे हैं। अवतल को याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया। दूर को करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका अनुप्रयोग यानी प्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं? तो वाहनों को पीछे देखने के लिए, देखने वाले दर्पण में, मानव आंख में लेंस, प्रोजेक्टर, कैमरा, फोकस, सूर्य प्रकाश, साधारण दूरबीन, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, आवर्धक दर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल लेंस अवसारी होता है। कैसा होता है? अवसारी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के द्वीपों का क्रम पूछ लेता है, तो ये क्रम याद रखिएगा। तो पहला क्रम जो है, 7 महाद्वीप है, यहाँ पर जो क्रम वैसा लिख गया। एशिया फर्स्ट नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जो है एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। दो तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, फिर तो आप गैस करके भी इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अब जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम की बात करें, तो ये जो होगा, पहले पे एशिया आएगा, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर जो आएगा यूरोप, चौथे नंबर की बात करें उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब हम प्रमुख चिकित्सीय उपकरण की बात करें, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हृदय स्पंदन की दर को जो मापते हैं वो किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से मापते हैं। पेसमेकर का क्या कार्य है? हृदय गति अधिक या कम हो जाने पर सामान्य अवस्था में लाने हेतु पेसमेकर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज कहाँ होता है? तो रक्तचाप मापने हेतु स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज करते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सिटी स्कैन जो है वो हड्डियों, मांसपेशियों, जोड़ों यानी घुटने, कंधे, हृदय, पेट और आंतों जैसे आंतरिक अंगों जैसे टिश्यू फटना और ब्लड वेसल्स को देखने के लिए इसका प्रयोग स्फिग्मोमेनोमीटर का किया जाता है। ईसीजी बहुत बार पूछ देता है और ईईजी भी पूछता है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो और जी फॉर ग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय से, तो हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी का यूज करते हैं। अब ईईजी क्या है? तो ई फॉर इलेक्ट्रो, ई फॉर इंसेफेलो और जी फॉर ग्राम। तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, तो ये जो होता है ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ऑटो एनालाइजर क्या होता है? तो ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है? तो संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। एमआरआई जो होता है, पूरे शरीर के अंगों की असामान्य विकृतियां का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एमआरआई का। अब अपवर्तन और परावर्तन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मृगमारीचिका जैसे है, तो ये ही अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित है। तो अपवर्तन के उदाहरण पूछ देता है। साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना, तो ये अपवर्तन है। पानी में तालाब, तो ये अपवर्तन है। स्विमिंग पूल का वास्तविकता से कम गहरा प्रतीत होना, तो ये अपवर्तन है। इंद्रधनुष निर्माण होना, ये अपवर्तन है। मूवी, प्रोजेक्टर और प्रिज्म जो है वो अपवर्तन के उदाहरण है। परावर्तन के उदाहरण की बात करें तो दर्पण में हम अपना जो प्रतिबिंब देखते हैं वो परावर्तन है, वह परावर्तन के कारण ही बना होता है। बहुरूप दर्शक भी इसे बोलते हैं, बहुत से रूप हमें अपवर्तन परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ध्वनि तरंगों से क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्वनि तरंगों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो ध्वनि तरंग द्वारा स्वयं को दोहराने से पहले तय की गई दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है। फिर इसमें आयाम होता है, माध्यम के कणों के अधिक विस्थापन को दर्शाता है। उच्च आयाम का अर्थ तीव्र ध्वनि होता है। फिर आता है आवृत्ति, प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली तरंगों की संख्या उच्च आवृत्ति या अर्थ उच्च स्वर वाली होती है। नेक्स्ट की बात करें, समयावधि। एक तरंग चक्र को पूरा करने के लिए जो आवश्यक समय होता है उसी को समयावधि बोलते हैं। फिर ध्वनि तरंगों में वेग भी होता है, तो ध्वनि तरंग जिस गति से यात्रा करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? वेग बोल देते हैं। 1857 से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, उसकी पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी की पुस्तकें, बी डी सावरकर ने कौन सी 1857 से रिलेटेड पुस्तक लिखी है?
तो द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी है। आरसी मजूमदार ने कौन सी लिखी है? द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एसबी चौधरी ने कौन सी लिखी है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1859 तक। अशोक मेहता ने भी लिखी है 1857 द ग्रेट रिबेलियन, इसे नाम दिया है। तो ये पुस्तकों के नाम आप अवश्य याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैंने एक एक सेलेक्टिव टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कराया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो टॉपिक है बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब भी करते चलिए और अपने फ्रेंडों को भी इसे शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आधुनिक इतिहास की जो लोकप्रिय पुस्तकें हैं उनकी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ और देवी चौधरानी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करें तो भारत दुर्दशा। आरसी दत्त की तो भारत का आर्थिक इतिहास जो है इन्होंने लिखा है। और बी आर अम्बेडकर की मूक नायक और बहिष्कृत भारत, जाति का विनाश, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, शूद्र कौन थे, अछूत या बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध और उनका धम्म जो है वो बी आर अम्बेडकर द्वारा ही ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। विभूति भूषण बनर्जी, पाथेर पंचाली, ये काफी बार पूछी गई हैं। और लॉर्ड कर्जन ने जो लिखी है वो पूरब की समस्याएं पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आता है नीति निदेशक तत्व पर विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं, विचार हैं। तो केटी शाह ने नीति डीपीएसपी को क्या कहा है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है तो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये केटी शाह ने कहा था। टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा? भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर कहा टीटी कृष्णाचारी ने। केसी वेयर ने क्या कहा? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र से कहा। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, क्या कहा? इन तत्वों का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये तत्व समाजवाद के बिना फेबियनियन समाजवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? तो नीति निर्देश तत्व और अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। अंबेडकर ने क्या कहा? तो डीपीएस जो नीति विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। बी एन राव ने नीति निर्देशक तत्व राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता और शैक्षिक मूल्य हैं। के संथानम ने इन तत्वों से केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक जो है वो टकराव होगा। नेक्स्ट की बात करें, भारत में मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी बात करें तो ये 6 राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 1880, बहुजन समाज पार्टी 1880 नहीं सॉरी 1980, बहुजन समाज पार्टी 1984 ईस्वी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी भी बोलते हैं 1964 में इसकी स्थापना हुई। और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में इसकी स्थापना हुई। और भारतीय आम आदमी पार्टी जिसे आप भी बोलते हैं 2012 में इसकी स्थापना हुई और यही अभी हाल ही में इसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों की और उनके खोजकर्ता की। तो गामा किरणों की खोज किसने की? बेकुरल ने। एक्स किरणों की रोंटगन ने। परावैंगनी किरणों की रिटर ने। दृश्य विकिरण की न्यूटन ने। अवरक्त विकिरण की हार्सेल ने। और लघु रेडियो तरंगों की हेनरिक हर्ट्ज ने की है। मेटल से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये किससे होता है? नाइट्रेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल रहता है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करिएगा। 3 स्टार इस पर लगा लीजिएगा, 5 स्टार बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चन ही जो हैं वो छपने ही वाले हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट से। मिनामाटा किससे होता है? वो पारा से होता है। मरकरी से। इटाई इटाई कैडमियम से होता है, जिसे सीडी भी बोलते हैं। ब्लैक फूट जो होता है वो आर्सेनिक से। नी नॉक जो सिंड्रोम जो होता है वो फ्लोराइड से होता है। अब नेक्स्ट की बात करें जीवाणु से होने वाले रोग, तो जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो टेटनस है, इसे क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से होता है। ये हैजा जो होता है वो किस जीवाणु से होता है? ब्रिब्रियो कालेरी से। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से। क्षय रोग जिसे टीबी भी बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसे। डिप्थीरिया जो होता है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। प्लेग जो है पास्चुरेला पेप्टिस या यार्सिनिया पेप्टिस से होता है। काली खांसी जो होता है बोर्ड टेला पर्ट्यूसिस से होता है।
बोर्डेला पर्ट्यूसिस से। निमोनिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है, और कोड जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है या लिप्रोसी से होता है। लिप्रोसी वो होता है वो कोड से ही संबंधित होता है। गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरियाई से होता है। अब हम प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले पादप रोगों की बात करें तो धान में खैरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है, और मक्का में जो सफेद कली रोग होता है ये भी जिंक की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, ये भी जिंक की कमी से होता है। तो जिंक की कमी से क्या क्या होता है? धान में खैरा रोग, मक्का में सफेद कली रोग, और नींबू का लिटिल लीफ रोग। बोरान की कमी से क्या होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। और चुकंदर का जो हार्ट रॉट होता है ये भी बोरान की कमी से होता है। और नींबू में डाइवेक रोग जो होता है वो तांबा या कॉपर की कमी से होता है। पत्ता गोभी में व्हीपल व्हिपटेल रोग जो होता है ये मॉल्वीडेनम से होता है, मॉल्वीडेनम से या मो से। अब हम प्रमुख मिश्र धातुओं की बात करें, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का मिश्रण है। जिंक याद कर लीजिए, जिंक में जिंक जो आ रहा है बस जिंक भी याद रखेंगे तो जी फार जिंक हो जाएगा, और कापर कापर ऐसे याद कर लीजिए। कांसा जो है वो तांबा और टिन का मिश्रण है, और टाका जो सोल्डर है वो टिन और सीसा का मिश्रण है। स्टील जो है लोहा और कार्बन का मिश्रण है, और सिल्वर जर्मन सिल्वर जो है वो तीन का मिश्रण है, जिंक कॉपर प्लस निकिल का। जिंक कॉपर और निकिल जो मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है जिसमें कुछ चीज चिपकती नहीं है तो वो बनता है लोहा और क्रोमियम और निकिल के मिश्रण से। ये तीन का मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है। अमलगम जो होता है वो पारा और अन्य धातुओं जैसे लोहे को छोड़कर उनसे बनता है। अब हम प्रमुख शीर्ष जो फसलों में शीर्ष तीन उत्पादक राज्य की बात करें तो 2023-24 का यही लेटेस्ट डाटा है अभी का। तो चावल में जो है पश्चिम बंगाल अब फर्स्ट पे नहीं रहा, तेलंगाना फर्स्ट पे, थर्ड पे पहुंच गया पश्चिम बंगाल, और सेकंड पर उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक में है। गेहूं में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है, मध्य प्रदेश सेकंड पर और थर्ड पर पश्चिम बंगाल। मक्का में कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। मोटे अनाज में सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। अरहर में सबसे ज्यादा कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इसमें अरहर जो होती है वो एमपी जब ऑप्शन में आएगा तो बहुत से बच्चे एमपी मार के आएंगे, क्योंकि दालों में जो अगर टोटल दालों में बात करें तो एमपी है, अगर अरहर में ओनली बात करें तो आपका कर्नाटक है। टोटल दालें ये देखिए आ गए, दालें में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फिर राजस्थान। खदान में टोटल खदान में बात करें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब आता है। मूंगफली में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है। रेप सीड या सरसों की बात करें तो राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश आता है। सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। सूर्यमुखी की कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा आता है। तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात आता है। गन्ना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। नेक्स्ट की बात करें महत्वपूर्ण पर्यावरण कन्वेंशन की, तो सबसे पहला आता है कार्टोजेना प्रोटोकॉल। तो यह जो है यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। 2000 में अपनाया गया इसे और 2003 में इसे लागू किया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है पीओपी से संबंधित है। इसे 2001 में जिनेवा में अपनाया गया और 2004 में लागू किया गया। नगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंचने और उनके उपयोग से संबंधित होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे से संबंधित है। 2010 में इसे अपनाया गया और 2014 में लागू किया गया। मिनामाता कन्वेंशन की बात करें तो ये पारे के प्रतिकूल प्रभावों पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। 2013 में अपनाया गया और 2017 में इसे लागू किया गया। किगाली समझौता जो है जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसमें संशोधन किया गया, 2016 में इसे अपनाया गया, 2019 में लागू किया गया। प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहला आता है रामसर कन्वेंशन। ये वेटलैंड्स पर आधारित था, आर्द्र भूमियों पर कन्वेंशन था।
1971 में रामसर जो पड़ता है ईरान में शहर जो है वहीं पर हुआ था और 1975 में इसे लागू किया गया। वान कन्वेंशन जो है यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन था। 1979 में इसे अपनाया गया, 1983 में लागू किया गया। वियना कन्वेंशन की बात करें तो ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, संरक्षण से। 1985 में इसे अपनाया गया, 1988 में इसे लागू किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से तो ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया, 89 में इसे लागू किया गया। बेसल कन्वेंशन क्या है? तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है। 1989 में इसे अपनाया गया और 92 में लागू किया गया। सीबीडी क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित 1992 में इसे अपनाया गया, 1993 में लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, 1987 में इसे अपनाया गया, 2005 में इसे लागू किया गया। रोटरडेम कन्वेंशन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है, 1998 में इसे अपनाया गया और 2004 में इसे लागू किया गया। अब नेक्स्ट की बात करें, पौधों में होने वाले जीवाणु जनित जो रोग हैं इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आलू का सैथिल रोग जो होता है जिसे पोटैटो बिल्ट भी बोलते हैं, यह किससे होता है? स्यूडोमोनस सोलेन सोलेन सोलेने सेरम से। और क्राउन गाल रोग जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से होता है। बंद गोभी का काला गलन जो है ब्लैक रॉट ऑफ केबेज जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है। नींबू कैंकर या सिट्रस कैंकर जो है जेंथोमोनास सिट्री से होता है। पौधों के प्रमुख कवक जनित जो रोग हैं कवक से होते हैं। ब्लैक रस्ट और ऑफ व्हीट जो गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई से होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो होता है गेहूं में वो अस्टिलेगो नूडा टिट्रीसाई से होता है। अर्ली वाल्ड फ्लाइट ऑफ पोटैटो आलू में जो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है फाइटो फ्लोथोरा इन्फेस्टेंस से होता है। आलू का वार्ट रोग जो होता है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है सरको स्पोरा परसोनेटा से होता है। भारत का प्रमुख नाभिकीय केंद्रों की बात करें तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में रावतबाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो राजस्थान में। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है और कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में। अब हम भारत के प्रमुख जल विद्युत केंद्र की बात करें तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। टेहरी जो जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड नदी भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है उस पर। अब श्रीशैलम राज्य में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर जो है श्रीशैलम परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध जो राज्य है राज्य हिमाचल प्रदेश है और सतलज नदी पर ये परियोजना बनी हुई है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नदी कौन सी है? कृष्णा। इडुक्की राज्य में केरल केरल में है। ये इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में और किस नदी पर है? पेरियार पे। सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है वो जल विद्युत की परियोजना है। किस राज्य में है? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब हम प्रमुख कोयले के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले आता है एंथ्रासाइट कोयला। ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें 80-90 से 95% जलते समय यह धुआं नहीं देता है और ताप सबसे अधिक देता है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट की बात करें बिटुमिनस कोयला तो द्वितीय श्रेणी पर आता है एंथ्रेसाइट के बाद। कार्बन की मात्रा 55 से 80% होती है। गोंडवाना काल का यह कोयला है। यह क्षेत्र देश में 113 कोयला क्षेत्रों में 80 कोयला क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है बिटुमिनस। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो ये घटिया किस्म का भूरा कोयला है। कार्बन की मात्रा 40 से
प्रतिशत से 50% तक होती है। इसमें गंधक की प्रचुर मात्रा होती है, 2 से 7% होने के कारण यह कुछ उद्योगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता। पीट कोयले की बात करें तो कार्बन की मात्रा 40% से कम, जो जलने पर अधिक राख एवं धुआं निकालती है। यह सबसे निम्न कोटि का होता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है जिसमें आर्द्रता अधिक होती है। अब लाल सागर की सीमा को छूने वाले देश कौन कौन से हैं? मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। अब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप में आने वाले देश कौन से हैं? कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, इराक और इजराइल का कुछ दक्षिणी भाग आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो ब्रजमंडल क्षेत्र के जो आए झूला नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का ये है, मंदिरों में श्रावण मास में किया जाता है। इस समय झूला नृत्य हो रहा होगा। चरकुला नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र का है, होली पर महिलाओं द्वारा 108 दीपकों को सिर पर रखकर किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो हैं ये ब्रजमंडल क्षेत्र के थे, तो घड़ा नृत्य है, मांगलिक अवसरों पर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किया जाता है। राई नृत्य जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और मांगलिक अवसरों पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। पाई डंडा जो नृत्य है ये अहीर समाज का पारंपरिक नृत्य है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बरेदी जो नृत्य है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीपावली पर्व पर ब्रज की लठमार होली की तरह इसे किया जाता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कर्मा नृत्य की बात करें तो ये कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार आदि वासियों द्वारा होली के पर्व पर ये किया जाता है। सैरा नृत्य की बात करें सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिम समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। चौलार की बात करें, चौलर की, चौलर नृत्य ये भी सोनभद्र एवं मिर्जापुर में अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल के लिए किया जाता है। पूर्वांचल के नृत्यों की बात करें तो नटवरी जो नृत्य है ये पूर्वांचल के यादव समाज द्वारा किया जाता है। धोबिया की बात करें तो विवाह या संतानोत्पत्ति के समय धोबी समुदाय द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। कठघोड़वा जो नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। नकटौरा नृत्य जो है लड़कों के विवाह पर यह किया जाता है पूर्वांचल में। विदेशिया जो नृत्य है जब पति जब विदेश जाता है उस समय पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। जोगनी जो नृत्य है वो रामनवमी के अवसर पर किया जाता है अवध क्षेत्र में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायत, बहुत ही टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहला बनवंत राय मेहता समिति जो है इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का क्या किया था? शुभारंभ किया था। अशोक मेहता जो हैं इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज समिति की वकालत की थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत की पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। एल.एम. सिंघवी की बात करें, पीगे थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट की बात करें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुई। तो दोस्तों हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।